आज आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हमने पिछले 3 सेशन में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था, जो कि कौन कौन थी। तो सिंधु थी, गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र थी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो पहले हम अंतर करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या क्या डिफरेंस यानी क्या क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो प्राचीन हैं और जो हिमालयी नदियां हैं वो युवा हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो घाटी को गहरा करने का काम समाप्त कर चुकी, यानी कि ये समुद्र की जो आधार तल है उसकी प्राप्ति कर चुकी हैं। और हिमालयी नदियां जो हैं वो अभी भी घाटी को गहरा कर रही हैं। ये हमारा अंतर दिया गया है प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों का। फिर कह रहा है कि हिमालयी जो नदियां हैं वो उत्तर भारत में पहुंचकर विसर्पन मतलब आप देखते हैं अगर कोई सांप की चाल होती है तो वो कुछ इस प्रकार होती है, तो इसे क्या कहते हैं, विसर्प करना यानी विसर्पन। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो अगर उत्तरी भारत के मैदान में पहुंचती हैं, यहाँ पे उत्तरी भारत के मैदान, तो मैदान में पहुंचकर ये विसर्पन करने लगती तथा रास्ता बदलती है। जैसे कि कोसी नदी काफ़ी विख्यात है अपना रास्ता बदलने के लिए, और इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन वहीं प्रायद्वीपीय नदियों को अगर हम देखते हैं तो यह कठोर पठारीय संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पन नहीं करती। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि अगर मैदान है तो मैदान तो समतल होता है, ठीक है। अगर इस पे पानी जाएगा तो थोड़े थोड़े बालू होंगे तो वो विसर्प करेगी, वो बालू को काट के कुछ इधर उधर घूमेगी। लेकिन वहीं अगर चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान है, कठोर पठारीय संरचना, तो इसमें अगर नदियाँ जाएंगी तो कैसे विसर्प करेंगी, वो तो सीधी ही चलेगी ना, विसर्प कहाँ से करेगी। फिर आते हैं कि हिमालयी जो नदियाँ हैं उसकी अधिकतम लंबाई, हिमालयी नदियाँ जो होती हैं अधिक लंबी होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो छोटी होती हैं। जैसे कि जो हिमालय की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है, गंगा है, और इसकी लंबाई जो कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। ये हिमालय की ही लंबी नदी नहीं है, भारत की भी लंबी नदी है, कौन, तो गंगा। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं 2525 और 1465 का, है ना। तो हिमालय में नदियाँ जो है अधिक लंबी होती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी होती हैं। फिर आगे कह रहा है कि हिमालयी नदियाँ हैं वो 12 मासी होती हैं, यानी 12 महीने ये चलती रहती हैं सदैव, इसका पानी कभी सूखता नहीं। और इसमें जो जल आता है उसका क्या स्रोत है, तो ग्लेशियर से और वर्षा जल। ग्लेशियर यानी कि अब हिमालय से निकल रही है तो हिमालय पे तो बर्फ़ जमे हुए हैं ना, तो ग्रीष्म काल में जब अधिकतर नदियाँ सूख जाती हैं तो हिमालय पर जो जमे हुए बर्फ़ हैं ये गर्म उच्च तापमान होने के कारण ये पिघलते हैं, और पिघलने के कारण क्या होता है कि नदियों में ये पानी देते रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये 12 मासी यानी 12 महीने इसमें पानी रहता है हिमालयी नदियों में। और प्लस में वर्षा जल भी आता है, यानी दो स्रोत हैं हिमालयी नदियों। वहीं जो आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ वो 12 मासी ना होकर मौसमी है, क्योंकि इसका जो एकमात्र स्रोत है वो वर्षा का जल। अगर वर्षा होती है तो प्रायद्वीपीय नदियों में पानी होता है, अगर नहीं होती है तो नहीं होता है। फिर है जो हिमालयी नदियाँ हैं वो अधिकांश नदियाँ 6000 मीटर से ऊंची, है ना, सॉरी यहाँ पे नदियाँ नहीं है, यहाँ पे पर्वत है। अधिकांश जो पर्वत है 6000 मीटर से ऊंचे हैं, जबकि वायुमंडल में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है, तो 4400। हिम रेखा मतलब कि आपका जो हिम रेखा है ना, हिमालय का जो आपका बर्फ़ वाला पोर्शन है वो 4400 किलोमीटर है, और जो पहाड़ है, पर्वत है, वो कितने ऊपर तक है, तो 6000 से भी ऊपर है, यानी कि नीचे 4400 किलोमीटर तक ही हिम रेखा है आती है, जबकि इससे ऊपर भी है हमारा पर्वत। तो यानी कि इतना दूर में आपका बर्फ़ ही जमा हुआ होगा, तो इसलिए यह वर्ष भर हिम आच्छादित होते हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, वहाँ हिम रेखा की औसत ऊंचाई अगर 4400 किलोमीटर है तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहाँ तक है, अधिकतम औसत ऊंचाई इसकी 800 मीटर, यानी कि अगर यहाँ पे 4400 है तो ये 800 मीटर कुछ यहीं है, तो ये पहुँच ही नहीं पा रहे हैं हिम तट रेखा तक, तो यहाँ पे हिमाच्छादन नहीं हो पाता है। ये तो हो गया हमारा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर। यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया है कि ये पर्वत है, अगर
6000 मीटर, मान लीजिए ये 6000 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ यहीं पे हिम रेखा है जो कि कितनी होती है, 4400 किलोमीटर तक होती है, 4400 मीटर तक। फिर है नदियों की जो है अवस्था कितनी है, 3 अवस्था है। तो कौन कौन सी है, तो युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब कह रहा है कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां, हमारा भारत है अगर यहाँ पे, तो इसके नीचे ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ। तो ये जो साउथ वाला पोर्शन है, इसकी जो यहाँ जो नदियाँ बहती है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। हम देखते हैं कि पश्चिम की ओर हमारा क्या है, तो अरब सागर है, और पूर्व की ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और बीच में भारत है। तो जो अरब इस साइड में पश्चिम की ओर जल गिराती है, यानी अरब सागर में जल गिराती हैं जो नदियाँ, और जो नदियाँ पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। तो आज के सेशन में जो हम देख रहे हैं वो कौन सा है, तो अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ। इसे मैप पे देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ये इंडिया का अगर मैप है यहाँ पे, तो इस साइड में आपका अरेबियन सी है और इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना। तो जो इधर से पश्चिम की ओर जल गिरा रही है, देखिए ये सब नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर जल गिरा रही है। तो आज हम इन्हीं नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम हम देख लेंगे कि कौन सी नदी सबसे पहले आती। तो सबसे पहले जो आती है वो है लूनी नदी। यह समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती तथा कच्छ किरण में विलीन हो जाती है। जो लूनी नदी है यह समुद्र तट यानी अरब सागर तक अगर ये कुछ बहकर इस तरह आ रही है, तो इस अरब सागर में ना गिर के कच्छ कहाँ है, गुजरात में, तो गुजरात में ही ये विलीन हो जाती है। इसे मैप पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपका ये लूनी नदी का उद्गम हो रहा है। तो लूनी नदी यहाँ पे, ये आपका पोर्शन हो गया क्या, गुजरात। तो यहाँ पे ये गुजरात में आकर ही यहाँ पे ही कच्छ किरण में विलीन हो जाती है, समुद्र तट तक ये पहुँचती ही नहीं है। फिर कह रहा है आपका कौन सी नदी, लूनी के बाद साबरमती नदी है ना। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर का क्रम है दक्षिण भारत की नदियों का। प्रायद्वीपीय नदी साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी, ये जो चारों नदियां हैं ये खंभात की खाड़ी में जल गिराती हैं अपना, है ना। लूनी नदी क्या था कि समुद्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, कच्छ किरण में ही विलीन हो गया। लेकिन जो साबरमती है, माही है, नर्मदा है तथा तापी है, ये जो चारों नदियां हैं कहाँ जल गिरा रही है, तो खंभात की खाड़ी में। और इसमें से जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, तो कौन है, माही नदी। कहाँ काटती है, तो राजस्थान में, ठीक है, इसको याद रखना है। और फिर है नर्मदा और तापी जो है ये अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है, इनका खुद का भ्रंश है और इसी में ये प्रवाहित होती है, कौन, नर्मदा तथा तापी। इसे हम मैप पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया साबरमती, ठीक है, यहाँ से निकल रही है साबरमती। और ये जो आपका संकरा सा जगह है, ये वाला संकरा का जगह, ये इसे हम क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी। तो यहाँ पे जल गिरा रही है साबरमती, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये जो आपका बना हुआ है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो ये देखिए यहाँ से निकल रही है, ये ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है, नहीं 2 बार काट रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कौन सी नदी है, तो माही नदी। ये कहाँ, ये कौन सी जगह पे काटती है, तो राजस्थान में। तो ये भी आके यहाँ कहाँ, खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। फिर आता है नर्मदा नदी। नर्मदा जो आ रही है ये अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए ये भी खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। फिर जो आती है तापी नदी, ये भी यहाँ पे अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये भी खंभात, यानी ये चारों नदियाँ कहाँ जल गिरा रही हैं, तो खंभात की खाड़ी में। फिर आते हैं, उसके बाद आता है आपका तापी के बाद है मांडवी नदी है जो कि पणजी में स्थित है। फिर जुआरी, शरावती, गंगावेरी, पेरियार, भरतपुजा, ये जो सारी नदियां हैं ये कहाँ अपना जल गिराती हैं, तो अरब सागर में जल गिराती है, ठीक है। जो इसमें से शरावती नदी है
वो कर्नाटका में है और इसी पर जोग जलप्रपात स्थित है ना। क्वेश्चन पूछा किया जाता है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो शरावती नदी पर, कहाँ, कर्नाटका में। फिर जो पेरियार है यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भरतपुजा है केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अब देखते हैं, इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया, हमने देखा कि जो लूनी नदी थी यहाँ पे, एक मिनट, ये जो लूनी नदी थी यहाँ से निकलकर ये गुजरात के कच्छ में यहीं पे विलीन हो जा रही है, यानी समुद्र तट पे ये जा ही नहीं रही थी। और उसके बाद जो साबरमती थी, माही नदी थी, नर्मदा तथा तापी, ये जो चारों नदियाँ कहाँ जल गिरा रही है अपना, तो खंबात की खाड़ी में। और इसमें से जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पे काटती है, तो राजस्थान में। फिर आते हैं आपका मांडवी है, फिर जुआरी है, सरस्वती है, गंगावेली है, पेरियार है तथा भरतपुजा है। ये सब कहाँ जल गिरा रही है, तो यहाँ पे क्या है, तो अरब सागर है इस साइड में, तो ऑब्वियसली अरब सागर में ही जल गिरा रही है। बस आपको ये याद रखना है कि जो लूनी नदी है वो समुद्र तक नहीं पहुँचती है, और जो यहाँ पे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी है, ये कहाँ जल गिराती है, तो खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। बाकी की जो नदियाँ हैं, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये कहाँ जल गिराती हैं, तो अरब सागर में जल गिराती हैं। और ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, इसकी जो नदियाँ हैं यानी अरब सागर की ओर जल गिराने वाली ये नदियाँ हैं सारी। फिर हम इन्हीं नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो नदी है वो कौन है, लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अरावली पहाड़ी से होता है और यह सांभर झील से गुजरती है एवं कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। हमने देखा इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, लूनी नदी का अरावली से उद्गम हो रहा है और ये अरेबियन सी में ना गिरकर यहाँ पे कच्छ का रन है तो यहीं पे विलीन हो जाती है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में। फिर आता है साबरमती नदी। साबरमती नदी है जो इस पर ही गांधीनगर व अहमदाबाद स्थित है और इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, मेवाड़। मेवाड़ कहाँ है, तो राजस्थान में। तो साबरमती का उद्गम कहाँ से हो रहा है, राजस्थान से उद्गम हो रहा है तथा यह कहाँ जल गिरा रही है, तो खंबात की खाड़ी। हमने देखा कि खंबात की खाड़ी में 4 नदियाँ अपनी जल गिराती हैं, है ना। कौन कौन सी, तो आपका हो गया साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी। कहाँ जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में 4 नदियाँ। फिर आते हैं माही नदी। इसका उद्गम कहाँ है, तो विंध्य पर्वत से है और इसका मुहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी। मुहाना यानी जहाँ ये जल गिराती है। माही नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ काटती है, तो राजस्थान में। फिर आते हैं, माही नदी हो गया हमारा। फिर है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। जो नर्मदा है अरब सागर में, हमने अभी देखा जितनी सारी नदियाँ थी उसमें से जो सबसे लंबी नदी है अरब सागर में जल गिराने वाली, वो कौन सी है, तो नर्मदा नदी। गोदावरी व कृष्णा के बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कृष्णा है और थर्ड नंबर पे नर्मदा है। इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम जो है ये मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर, मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन, नर्मदा। और इसका मुहाना क्या है, तो भड़ौच, गुजरात। ठीक है, फिर यह कह रहा है कि यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। जबलपुर मध्य प्रदेश के पास भेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टानों में जलप्रपात का निर्माण करती है और इस जलप्रपात को हम क्या कहते हैं, कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। क्वेश्चन किया जाता है कि कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी। कहाँ करती है, तो जबलपुर एमपी के पास भेड़ा घाट में। ठीक, देख लेते हैं इसे मैप पे। नर्मदा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो सतपुड़ा पहाड़ी में ही है, यहाँ पे अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक पे मैकाल पहाड़ी पे अमरकंटक चोटी, यहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ गिर रही है, यहाँ पे गुजरात के भड़ौच का मुहाना है और ये है कहाँ, खंबात की खाड़ी में। कौन है, नर्मदा नदी। ठीक, या अब हम इसको मैप के जरिए ऑब्वियसली हम देख रहे हैं, अगर सारी नदियों को आप अगर देखें लंबाई के क्रम में तो सबसे लंबी आपको यही नदी लगेगी, नर्मदा नदी। तो यह अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
फिर आते हैं तापी नदी पे। तापी के मुहाने पर क्या है? सूरत। अभी हमने देखा नर्मदा कहाँ, नर्मदा के मुहाने पर क्या स्थित था? भड़ौच, यानी कि भड़ौच गुजरात में, ठीक। लेकिन वहीं तापी के मुहाने पर कौन सी जगह स्थित है, कौन सा स्थल है? सूरत। इसका उद्गम महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से होता है, ठीक। और इसका मुहाना खंबात की खाड़ी, और यह प्रवाहित कहाँ कहाँ होता है? तो 3 राज्यों में, यूएमपी, महाराष्ट्र तथा गुजरात। उकाई तथा काकरा पार जल विद्युत परियोजना इसी पर स्थित है। किस पे? तो तापी नदी पे। जो उकाई जल परियोजना, काकरा जल परियोजना, विद्युत जल परियोजना क्यों बनाया जाता है? जल विद्युत परियोजना पानी से विद्युत बनाने के लिए, तो जो उसके लिए परियोजना बनाई गई उकाई तथा काकरा पार, वो किस नदी पे है? तो तापी नदी पे। इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। तो कहाँ से निकल रही है? तो महादेव पहाड़ी से। तापी नदी देखिए यहाँ पे महादेव पहाड़ी है, इसी से ये हमारा सतपुड़ा श्रेणी हो गया, ठीक है। सतपुड़ा में 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे महादेव है, फिर राजपीपला है, और यहाँ पे मैकाल पहाड़ी है, ठीक है। तो जो एक हमारा नर्मदा जो निकल रही थी, कहाँ से निकल रही थी? तो अमरकंटक चोटी से निकल रही थी। और जो हमारा माही नदी है, सॉरी तापी नदी है, वो कहाँ से निकल रही है? महादेव पहाड़ी से, ठीक। और इसका मुहाना कहाँ है? तो सूरत में। हमने देखा नर्मदा का मुहाना कहाँ था? भड़ौच में। और तापी का मुहाना कहाँ है? सूरत में। फिर अगला देखते हैं, कह रहा है पश्चिमी घाट या सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो होती हैं, अभी जो जितनी सारी हमने नदियाँ देखी, इनकी विशेषताएं बतलाने के लिए ये वाला बनाया गया है। तो जो पश्चिमी घाट है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये नदियाँ होती हैं, ये बहुत छोटे छोटे आकार की हैं, और इसके जल के 2 स्रोत हैं। जो हमारा अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इसके जल के 2 स्रोत हैं। कौन कौन? तो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से टकरा कर वर्षा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये इंडिया है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम हमारा कौन हो जाएगा? तो देखिए ये आपका इस तरह है। तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट। तो ये जो कोना वाला स्थल है, यही तो दक्षिण, इधर से दक्षिण है, इधर से पश्चिम, तो वेस्ट ईस्ट यही हो गया दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो आती है, यही है इसका स्रोत, वर्षा का स्रोत। मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून टकरा कर वर्षा करती। कहाँ? तो पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यानी पहाड़ी से अगर टकरा रही है, तो ऑब्वियसली ये पहाड़ी से टकरा कर वर्षा करेगी। और फिर जो दूसरा स्रोत है वो कौन है? तो पठार की दरारों में संचित जल जो है, अगर बड़े बड़े पठार हैं आपका, तो इसका जो कुछ गड्ढा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी संचित होता है जल, उसके द्वारा भी इसमें पानी रहता है। फिर नोट देख लेते हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो इसका अन्य नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 221 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात, यानी सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। और सबसे ऊंचाई पर जो स्थित जलप्रपात है भारत का, वो कहाँ है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकुल जलप्रपात। होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगली वीडियो में इस वीडियो में हमने अरब सागर की ओर जो जल गिराती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उनके बारे में पढ़ा। अब हम जो अगली वीडियो जो पढ़ेंगे, उसमें जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जल गिराती हैं अपनी, उसके बारे में पढ़ेंगे।